अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इन तीन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है। वो सियासी भी हैं, कानूनी भी हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं आइन का दखल भी है। उसके अलावा हम माशरती तौर पर इलाकी तौर पर कहाँ जा रहे हैं, इस तीनों मौज़ूआत का ताल्लुक जो है उनसे भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक बनी है, जिसे किंग पार्टी के तौर पर भी गर्दाना जा रहा है, कानून की नज़र में क्या ये पॉसिबल है कि रातों रात एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली जाए और जो मेंबरान उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्या वो पहली पार्टी को बस खुदा हाफिज कहकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं या उनके ऊपर कोई कानूनी इखलाकी जवाज़ है। और ये हमारे माशरे के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है कि एक दिन पहले आप एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे थे और दूसरी रात आप उसके खिलाफ जो है वो बातें गर्दानना शुरू कर देते हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू है कि आज खतीजा शाह और चंद दूसरी पीटीआई की खवातीन जो है उनको जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया गया। जुडिशल रिमांड होता क्या है, ये फिजिकल रिमांड से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके बाद कानून किस तरफ करवट लेगा और क्या ये ट्रायल किस तरफ होगा, क्या इसके अंदर अपने दलाइल दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ की इरफान कादिर साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसको बातों बातों में कुछ तनकीद का निशाना बनाया। ऑडियो कमीशन के ऊपर जो स्टे हुआ उसकी बात की गई। उसके बाद उन्होंने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और नैब की जुरिडिक्शन की बात की कि ऑनरेबल जजेस को जो है उस कानून के तहत भी कटहरे में लाया जा सकता है। इज़ इट पॉसिबल इन द आई ऑफ लॉ कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि बात पीछे सिर्फ और सिर्फ टाइम पर इलेक्शन करवाने की थी और गवर्नमेंट उसको आड़े हाथों ले रही है। इसके अंदर क्या कानून कहता है, इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है और वो इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर अपने जो है वो दलाइल से और अपने कानूनी इल्म की बुनियाद के ऊपर रोशनी डालेंगे। और दूसरे मेरे मेहमान हैं आफ्ताब रज़ा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं। इनसे पूछेंगे कि इन तीनों आइनी मामलात को, कानूनी मामलात को किस तरह से देखते हैं। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये कानूनी तौर पर अपने मामलात को किस तरह से देखते हैं, इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर क्या नज़र रखते हैं और क्या आइनी तौर पर ये कहना चाहते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मौजू से। दिलनवाज चीमा साहब, बीइंग एज ए सीनियर काउंसिल, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। बताइएगा, किंग पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इज़ इट पॉसिबल इन द आई ऑफ लॉ कि आप रातों रात एक नई पार्टी बना ले? कानून इस पर कोई ज़ाब्ता देता है, कोई बंदिश देता है, कोई पाबंदियाँ आयद करता है, या आप जो है वो जिस तरह से चाहें पार्टी बना सकते हैं? देखें, ये जो होता है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, ये हमारी एक फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल राइट है और 17 अपने आप को ये फंडामेंटल राइट। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके बाद हमारे जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर भी जो है पूरा तरीकेकार किया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह फॉर्मेट होनी है, उसके किस तरह रजिस्टर करना है। तो मतलब एक लंबी बात मुख्तसर बात यह है कि इस सिर्फ कदम नहीं, ये तो एक बुनियाद हक है और कानून बिल्कुल इसका रास्ता देता है किसी भी शहरियों को इकट्ठा होकर जमात बनाना, उसकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना, उसके कुछ शरायत हैं, आप पता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना होते हैं, अकाउंट सबमिट करने होते हैं। देखिए मतलब इसमें मेरी एक राय है, अभी अपनी राय होती है कि जब तक जहाँ तक हम बात करते हैं ना इखलाकियात, देखिए कानून का दायरा जमहूरियत में खासकर सियासी मामलात पे आइन और कानून के जरिए बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाना अच्छा नहीं समझा जाता। उसकी दलील ये होती है कि आप कानून में रुकावट क्यों डाल रहे हैं जब मेंबर ने जाना ही पब्लिक के पास है। किसी भी शख्स से पब्लिक, तो पब्लिक जो है
वो उसका करेगी, अपना एहतसाब करेगी, पब्लिक जांचेगी। अगर पब्लिक को ये चीज या ये फेल पसंद नहीं है, एक शख्स पहले किसी जमात रहा है, उससे पहले किसी जमात रहा है, तो पब्लिक उसको उस तरह कर दे, तो पार्टी उसको टिकट नहीं देगी, उसको वोट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बहस ये होती है, बड़ी दिलचस्प बहस है कि जमहूरियत में आप अवाम को नहीं छोड़ देते, आप इतनी ज्यादा जो है पाबंदियां कानून में डालते हैं। हमारा इस वक्त इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है कि पिछली पार्टी में रहे हैं और आप नई पार्टी से आना चाह रहे हैं, लेकिन आपका सवाल है इखलाकी जो बात होती है वो हमेशा जमहूरियत में पब्लिक और वोट राइट के जरिए हो और अवाम को इख्तियार है इस तरह कर उसको पसंद नहीं। लेकिन इसके साथ एक और बात है, अगर अवाम को पसंद है, अगर अवाम ने चाहती है, अवाम कबूल करती है, तो फिर सवाल पैदा होता है आप कौन होते हैं रस्म। ओके, बिल्कुल ठीक दिलनवाज शिवा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। जो है वो एक सवाल मज़ीद मैं आपसे इसी के मुतालिक पूछना चाहूँ कि क्या एक नाअहल शख्स जो है वो कानूनी तौर पर किसी पार्टी को हेड कर सकता है? आपने पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो उनको सौंप दी है, वो तो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें मौजूद है कि वो नाअहल हैं, तो क्या ये कानून के तौर पर इसके ऊपर कोई जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इस वक्त तो जाहिर है जब तक वो इनफील्ड रहेगी डिस्क्वालिफिकेशन जाहिर है वो ऑफिस से होल्ड कर सकेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि उस पर पता है एक एक्ट क्या आ गया होगा जिसके जरिए एक अपॉर्चुनिटी रही है उन वोटर्स को इन करने की, तो वो अपील भी चलती रहेगी और उसके बाद देखेंगे अगर क्लियरेंस मिल जाती है तो उसमें बराह रास्त शमूलियत या इसके आने की बात होगी। लेकिन इस सब तो जब तक तहरीक है तब तक चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक दिलनवाज चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आफ्ताब आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? एक नाअहल शख्स जो है वो पार्टी को हेड कर रहा है, वो दूसरे जो लोगों को इनवाइट कर रहा है, कानून क्या इसके इर्द गिर्द कोई ज़ाब्ता देता है? आपका क्या ख्याल है? जी बट साहब, इसमें मेरा ख्याल तो बड़ा क्लियर है एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर के अगर एक बंदा वैसे ही नाअहल है जी, तो उसकी तो वैसे कहीं भी किसी तरह की भी कोई एंटाइटलमेंट नहीं बनती है, ना ही उसकी किसी किस्म की वो बनती है कि वो इस काबिल है ही नहीं जिसको हमने वैसे ही नाअहल करार दे दिया। तो कानून भी डेफिनेटली उसके हक में होगा जो अहल है, नाअहल के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं है। और इस पर बेशुमार हम लोगों ने बेशुमार जजमेंट्स दी हैं और ये जो आजकल हो रहा है सारा, इसको हम मद्देनज़र रखते हुए देखें, ये जस्ट आवाम को थोड़ा सा ये मिस गाइड कर रहे हैं, बल्कि मैं कहता चलूँ बट साहब कि इसमें पूरा ही मिस गाइड कर रहे हैं कि एक नाअहल बंदा है, रातों रात उसको आप एक पार्टी बना रहे हैं और उन बंदों को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जिसकी बाबत आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये यहाँ पे जो हो रहा है, इसको अगर हम अब्रॉड में जाएं वो हमसे 100 साल आगे हैं, वो किस पर्पज़ पे हैं? वो रूल ऑफ लॉ पे हैं, वो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। अगर वो लॉ पे अमल करते हैं तो पूरी दुनिया में उनका नाम भी है, ठीक। अगर वो नहीं करते हैं तो इस पे क्या होता है कि जी हमारे वाले हाल होता है, हमारे मुल्क का मजाक बनता है जी, नाअहल बंदा होगा या नाअहल लोग होंगे उसको हम हमारे ऊपर इम्पोज करेंगे, तो इट मीन्स कि ये हमारे मुल्क की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं सर। और इसमें मैं मज़ीद कहता चलूँ कि अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी जजमेंट्स भी बेशुमार हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, मज़ीद वो अबव द लॉ हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जो उनका फ़ैसला है वही ठीक है। ये साफ नज़र आ रहा है कि जी ये इलेक्शंस करीब हैं, उसी की ये तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को और ये जो मामला बना रहे हैं इस पे तो यही चीज़ें आ रही हैं सारी सामने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आफ्ताब मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है कि आप एक रात के अंदर नई एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें? आपका कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी बेशुमार लेजिस्लेशन हो चुकी है, उसके अंदर आपको जजमेंटें भी मिलती हैं, तो क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है कि एक तो ये कि नाअहल शख्स जो है वो हेड कर रहा है, चेयरमैन बन गया है, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उनको नाअहल की करार दिया गया था, अब वो चेयरमैन बन गए हैं और सदारत कर रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? क्या आप समझते हैं कि वो कोई एक्शन लेगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले ये देखें, इंसान जो है हमारे मुल्क जो पाकिस्तानी है, इसको हर किसी को हक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, ये तो उसका फंडामेंटल राइट हो गया। देखिए ये बात दूसरी है कि रातों रात एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ये चीज़ हमने ये देखनी है कि क्या ये पार्टी जो है आगे चल भी सकती है या नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हर दूसरी पार्टी के जो शख्स हैं वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है जो उसको कामयाब करना चाहता है। दूसरी बात आपने की कि जो ये जहांगीर तरीन साहब हैं वो नाअहल हैं। हाँ, इस पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आएगी कि एक शख्स जो नाअहल है वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब भी हैं, उनको भी वापस आना चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट करें अपने इलेक्शन में, या फिर इन दोनों को जो सा कुशन मिलेगा कि वो दोनों मिलकर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अगला इलेक्शन ये लड़ें। बिल्कुल। तीसरी बात सर जी ये जी है प्लीज़। कि तीसरी बात ये है कि ये बेसिकली चाह यही रहे हैं कि इलेक्शन को थोड़ा सा आगे किया जाए और ये पार्टी जो है जीत सके। आपने देखा होगा पीटीआई के लोग भी टूट कर इनमें शामिल हो रहे हैं, और कुछ सुना है कि मुस्लिम लीग के पुराने जो लीडरान हैं वो भी इनमें शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी इसलिए बनी है कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे हो जाए और जो इमरान खान साहब जो हैं या जो चेयरमैन तरीके इंसाफ हैं उनको माइनस किया जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब, आपको पता है कि एक रिव्यू का लॉ भी जो है ज़ेरे गौर है, जिसके ऊपर समात भी चल रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये लोग जो है वो जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब या इस तरह के लोग जो नाअहल हुए थे, सो मोटो एक्शन जो लिया गया उसके नतीजे में वो रिव्यू फाइल कर सकेंगे और उनको कोई रिलीफ के चांसेस है? क्योंकि कोई बंदा इतनी ज़्यादा जो है वो तगोदो क्यों करेगा अगर उसको पता है कि वो नाअहल है? तो कोई लॉ जो है वो आप समझते हैं कि जो ज़ेर समात है उसके नतीजे में ये उम्मीद लगाई? साहब ये तो जाहिर है वो कानून तो फील्ड के दो लॉज हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी की थी, वो ओवरलैप भी है। एक में अपील दी है बराह रास्त और एक में रिव्यू का स्कोप बढ़ाया है। अब उसको किसी तरह गवर्नमेंट हार्मोनाइज करेगी, लेकिन वो एक अपील या रिव्यू तो मौजूद है, एक लॉ स्टे है, दूसरा लॉ तो स्टे भी नहीं है, तो उसमें वो गुंजाइश तो मौजूद है। दूसरी बात साहब एक मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि अब देखें हमें हर चीज को बैलेंस नजरिए से देखना है। ये देखिए हमारी मुल्क में बदकिस्मती से सियासी हिस्ट्री रही है पार्टी स्विच करने की, अच्छी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसके ऊपर 63A के हाउस में अपनी पार्टी हेड के ऑर्डर डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं किया जाएगा। वो भी चले डिस्कशन हो सकती है कि आईन में क्या लिखा था क्या नहीं, वो भी थोड़ा एनहांस है, थोड़ा आगे लेके जाके लाइन रखी गई है। लेकिन मेरा कहने का आपको मकसद भट्ट साहब की हिस्ट्री है। आज अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी रातों रात पार्टियां बन रही हैं, तो देखिए पास में भी जितनी पार्टी आई हैं उन्होंने उनका भी इसी तरह का पैटर्न रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक भी ये कहा जा सकता है कि उसमें भी रातों रात लोग शामिल हुए। तो ये एक हिस्ट्री है हमारी। अब या इसके दो रास्ते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, या तो ये कि इसके ऊपर कानून साजी हो जाए कि आप 2 टर्म्स के लिए एक पार्टी में रहेंगे, 2 इलेक्शन होंगे आप एक पार्टी में रहेंगे, एक आपको इलेक्शन मिस करना ही पड़ेगा अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं। एक इसका हल ये है लेजिस्लेशन के थ्रू कर लें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको पहले बात बताई, खालिद जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है, उसमें ये है कि आप अवाम को छोड़ दें। अवाम देखिए हम लोग कहते हैं कि 63A और 63 और 62 ये भी बहस बड़ी दिलचस्प बहस है कि ये भी क्यों है आईन के अंदर, ये आपने रिस्ट्रिक्शन क्यों डाली हुई हैं? अगर अवाम एक चोर को ही अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो जमहूरियत का तो तकाजा ये है कि जो अवाम चाहे उनको करना दें। ये एक एक्सट्रीम बात है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसूल की बात बता रहा हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन या तो आप पब्लिक पे छोड़ दें, या अगर करनी है कानून के जरिए रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो फिर इसके ऊपर मुस्तकिल रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए कि आप जब एक पार्टी में चले गए हैं फिर आप एक टर्म से ज्यादा किसी और को एक मिस करेंगे, आप फिर किसी और पार्टी में जाएंगे। बिल्कुल ठीक दिलनवाज चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये जो है वो राइट है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेशन हो, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यह इलेक्शन के दौरान जो है क्या ये पॉसिबल है कि आप इलेक्शन से चंद हफ्ता पहले भी आप एक पार्टी अनाउंस कर दें और अगर आपको सपोर्ट हासिल है और आप उसको चलाएं और आप उसके अंदर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत का असल स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है कि इस तरह से अगर आप
क्यों खत्म होगा? आवाम उनको वोट नहीं करेंगी। देखिए, अगर आपकी बात सही है और अगर यही राय है तो फिर आवाम उनको वोट ही नहीं करेंगे। आप उनको रोक क्यों रहे हैं? आप उनको करने दें एफर्ट, हर एक को करने दें, आवाम फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो है वो अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है और उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो किसी नई पार्टी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। नाज़रीन, आने वाला वक्त जब आएगा मैदान में उतरने से, मैदान में से उतरने से क्यों किसी को रोकते हैं? लड़ाई करने दें, सबको दौड़ लगाने दें, देख लेंगे कौन कितना दौड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आफ्ताब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब आप समझते हैं कि कोई जो नया लॉ हमारा रिव्यू का है, यही मैं सवाल आपसे पुट करूँगा जो भी दिलनवाज चीमा साहब से पूछा कि ये जो नया लॉ है जिसके तहत सारे नाअहल लोगों को रिव्यू की पावर जो है वो मुयस्सर होगी और इसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी पिटिशन फाइल करेंगे, जहांगीर तरीन साहब भी करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि फाइल करेंगे अपनी रिव्यू पिटिशन, तो वो इसके अंदर ये रिजेक्ट भी तो हो सकती हैं। जी भट्ट साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, रिजेक्ट भी हो सकती है क्योंकि ये लॉ के मुताबिक ही जाना है। ये बेसिकली जो एक्ट है ना जी, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट ऑर्डर 2023 का, इट हैज़ बीन पास्ड बाय हमारे सदर साहब है जी, आरिफ अलवी साहब, उनसे हुआ है जी। वो पर्पज़ यही है उनका कि अगर ये रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास से ये ले लेते हैं तो इट मीन्स कि जिस तरह हम हाई कोर्ट में, जिस तरह हम नीचे सेशंस कोर्ट में हम रिव्यू लेके तो एक ही केस को बार बार हम उसको दोबारा रिमांड करवा लेते हैं या उसको वापसी पे उस पर बेशुमार चीज़ें ऐड कर लेते हैं। उसका पर्पज़ हमारा बिहाइंड द सीन यही होता है कि हम इसमें कोई नई चीज़ ऐड करके उसका फ़ायदा ले सकें। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जजमेंट एक्ट आया 2023 का, अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन एज ए बीइंग ए लॉयर जो मुझे नज़र आ रहा है, यही आ रहा है कि ये कुछ लोग जो नाअहल हो चुके हैं, उनका पर्पज़ भी यही है कि किसी ना किसी तरह हमें कोई मौका मिल जाए, कोई कानून की आड़ में हम दोबारा इस मुल्क में नाफज हो जाए। और ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ हैं या जहांगीर तरीन है या XYZ कोई भी हैं, लेकिन जो इसके पीछे बिहाइंड द थीरी और बिहाइंड द जो लॉजिक है ना, यही है कि जो बंदे सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सबको पता है कि सुप्रीम हमारा लेजिस्लेचर एक अदारा है हमारा, उन्होंने एक फ़ैसला फरमा दिया है। अब वो अपने फ़ैसले को दोबारा इस ऑर्डर, इस एक्ट के तहत दोबारा अपनी मर्ज़ी से वो बेंच बना के उस पर वो कर लेंगे और इसका वो बेनिफिट उठाएंगे, जिसका मेन पर्पज़ उनका ये है कि हमें कोई एक कानून ऐसा मिल जाए जो देखें इलेक्शन के करीब आ गया है, अब एकदम से ऊपर से ये इस्तेहकाक के हक़ की एक नई पार्टी भी आ गई है, जिसमें नज़र आ रहा है कि जी ये जो बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है, अब वो एक पार्टी बना रहे हैं। इट मींस कि ये उनका ऑलरेडी ये इनके प्लान में है। थिंक टैंकर्स बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कानून की आड़ में चीज़ पैदा कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं और साइन भी करवा लेते हैं, तो वो ये रिजेक्ट होने वाली बात तो मुझे नज़र नहीं आ रही जी। ठीक होगी। अब मोहम्मद अली साहब, क्या समझते हैं आप कि ये राइट है एक बंदे का कि उसको सो मोटो एक्शन के अंदर, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन लेती है, उसके अंदर ना अपील होती है ना कोई ट्रायल उस तरह से होता है, समरी के तौर पर ट्रायल चीज़ें चलती हैं, तो एक अच्छी बात भी है कि राइट टू रिव्यू मिलना चाहिए या राइट टू अपील मिलना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये तो राइट है उनका कि वो रिव्यू की तरफ जाएं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इतने साल वो सियासत से दूर रहे हैं, वो क्यों एकदम इसमें शामिल हो गए हैं। दूसरी बात ये, मैं इनकी बात से इत्तफाक करूँगा कि ये मामला ये है कि इस वजह से इनको रिव्यू में दोबारा ये डाल रहे हैं ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो बन जाए, उसके बाद ये इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें और नवाज शरीफ साहब को भी एक कुशन मिल जाए और वो भी आ सके। नज़र तो अभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मुल्क का निज़ाम जो नज़र आ रहा है पॉलिटिकल, यही नज़र आ रहा है, जिसमें ये है कि ये तरीके इंसाफ को माइनस करेंगे और ये दूसरी जो नई पार्टी आई है और मुस्लिम नहीं, देखिए अगर इमरान खान साहब भी आने वाले दिनों में उनके खिलाफ बेशुमार केसेस हैं, अगर वो नाअहल होते हैं या उनको किसी सो मोटो एक्शन के नतीजे में, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर मौजूद है, तो ये राइट तो उनको भी मुयस्सर होगा, तो कानून तो सबके लिए होना चाहिए। तो ये आप समझते हैं, मैं इस मामले को जो है दिलनवाज चीमा साहब की तरफ लेके जाता हूँ। दिलनवाज चीमा साहब, जो रिव्यू एक्ट है या हमारा जो प्रैक्टिस का एक्ट है जो ज़ेरे अभी समात है, उसके अंदर कई चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो अच्छी चीज़ें उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए?
देखिए बट साहब, एक बुनियादी बात मैं हमेशा ही करता हूँ कि बुनियादी तौर पर तो देखिए मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई ऐसी बात है, और मैं समझता हूँ अक्सर हमारी जो ओखला बरादरी है उसमें भी इसके मुताबिक सपोर्ट रही है कि सुओ मोटो जुरिसडिक्शन कंट्रोल होनी चाहिए, और 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई रिकोर्स, कोई पीरियड रिव्यू होनी चाहिए। इस पे तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की इत्तेफाक राय है। मेरा ख्याल इख्तिलाफ सिर्फ इस बात का है कि टाइमिंग और खास से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मैंने पहले भी ये बात की हुई है, उसकी वजह से शायद ये है। लेकिन लॉ कभी भी किसी भी मुल्क में किसी खास हालात की वजह से ही पास होते हैं, ऐसे सिर्फ वैक्यूम में तो होते नहीं है। कोई उस वक्त की इम्पेंडिंग एजेंसीज होती हैं, पॉलिटिकल जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके तहत ही होते हैं, उनमें बहस भी होती है, डिस्कशन भी होती है, आप कह सकते हैं सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन है वगैरह वगैरह, ठीक बात है, वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह मौजूद है। प्रिंसिपल में असूली तौर पे क्या ये बुरी बात है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ एक फर्द है, एक शहरी है, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त 184 में डायरेक्ट किसी अपील, किसी और स्टेज ऑफ हियरिंग के बगैर सीधा अपने पास लिया, खुद दिया या किसी की पिटिशन पे लिया, सुना और एक बंदे को ताहयात नाअहल कर दिया। अब अगर तो आपका ये मतलब अपना जाती कोई पॉलिटिकल अपोनेंट हो तब ये बात अच्छी लगती है, वरना तो ये एक अजीब बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से। उस शख्स को कोई एक मौका भी मिलना चाहिए कि वो अपना चैलेंज कर सके ऑर्डर को, जब नीचे से नहीं। अब हाँ, जो फर्क है, अगर नीचे से आप ऊपर ऑर्डर लेके आ रहे हैं, हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से नीचे भी किसी स्टेज पर ऑर्डर हुआ है, फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाए, चले फिर तो एक और बात है ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट अपनी हैसियत में उसको सुन रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही बराह रास्त एक मुकदमा सुन रही है और एक खास एक फर्द का, एक शहरी का, और उसको नाअहल कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इसमें कोई आइन की कोई खिलाफ वर्जी या आइन की बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं होगी अगर उस शख्स को एक अपील दे दी जाए, बल्कि मैं समझता हूँ ये हमारे ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल की असूलों के बिल्कुल उसके साथ हारमोनियसली चलेगा। बिल्कुल ठीक दिल ने मिजाज चाहिए साहब। नाज़रीन, हम अपने पहले मौजू को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं और वक्त का इंतज़ार करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। नई पॉलिटिकल पार्टी जो बन रही है वो कानूनी जो सारे पहलू हैं उनको कबूल करते हुए अवाम का इत्मीनान हासिल कर सकेगी कि नहीं, आने वाला वक्त ये बताएगा। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दिलनवाज चीमा साहब, आपकी तरफ ही आऊँगा। ये आरडीओ कमीशन जो है उसके मुतल्लिक जो है वो कल इरफान कादिर साहब ने, वैसे तो ओवरऑल उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जो है वो कुछ ऐसी बातें की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके मुतल्लिका थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने बात की कि जनाब जो है वो 109 के तहत कार्रवाई तो होगी, लेकिन नैब का जो नया लॉ है उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी ऑनरेबल जज को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, इदारे के हवाले कर दिया जाए। क्या आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हैं? ये थोड़ी सी जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक है। इरफान कादिर साहब बहुत सीनियर काउंसिल है, लेकिन ये जो उनका व्यू है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखिए जजेस जो होते हैं इनको एक सिक्योरिटी का टेन्योर होता है, इनके जो ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं उनको जो है एक प्रोटेक्शन मौजूद होती है लॉ में। और आप जानते हैं कि एक सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई करने का मिसकॉन्डक्ट की बेसिस पे एक ही प्रोसीजर है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है। तो अगर मतलब ये तस्वीर थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है करना कि अगर इस तरह कैसे होगा ये, मतलब आप नैब में एक रेफरेंस या इन्वेस्टिगेशन नैब चेयरमैन ऑथराइज करेगा सिटिंग चीफ जस्टिस या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ, फिर क्या होगा, वो इंक्वायरियां करेंगे, उनको तलब करेंगे अपनी हियरिंग्स के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब तस्वीर से बाहर है, ये कैसे होगा? और अगर नैब के लॉ के तहत चलना है तो उनका तो अपना कानून है ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने फर्द को भी उठाना है, फर्द को अरेस्ट भी कर सकता है, नैब के बेल का तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के सामने पेश होकर अपनी बेलें अप्लाई किया करेंगे। मतलब तस्वीर से बाहर है। आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरह हो सकता है
ये मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन अब मैं देखना चाहूंगा किस तरह इसको लेके चलते हैं। लेकिन असूली तौर पर तो ये नहीं है, असल में तो यही है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही एक चैनल या एक मैकेनिज्म है सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई करने का और रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ठीक। रज़ा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई। इरफान कादर साहब सीनियर काउंसिल हैं, वो जाहिर है वो उन्होंने कुछ समझ के बात की, हम उनके लॉजिक तक ही पहुँचना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नैब कैसे जो है वो उसके ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको कैसे इंक्वायर कर सकती है। वो तो जैसे कि अभी दिलनवाज चीमा साहब ने भी कहा कि वो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो आर्टिकल 109 गालबन हमारे आइन का है, जो बताता है कि किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, तो वो आर्टिकल जो है वो कारामद होगा, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप समझते हैं कि नैब जो कि खुद जवाबदेह होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, वही इंक्वायर करेगी? इसमें बट साहब मैं तो नहीं समझता, चूँकि दिलनवाज चीमा साहब ने भी कहा सीनियर काउंसिल हैं, इरफान कादर साहब इटसेल्फ वो माशाल्लाह लॉयर भी हैं, सीनियर काउंसिल भी हैं, और आज उनकी कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, उसमें तो वो जज साहिबान के ऑडियो लीक्स के बारे में कह रहे थे, कुछ करप्शन के आंसर्स कह रहे थे, कुछ उसके बाद ऐसी भी चीज़ें थी जो कह रहे थे कि बाहर से डील हो रही हैं जी, विच मीन्स के वो इशारतन कह रहे थे कि जी ठीक हो गया। सियासतदान भी बट साहब इसमें आते हैं, उनकी ऑडियो भी लीक्स आती हैं, उनकी वीडियोज़ भी आती हैं, उनका सारा कुछ आता है, उनकी हद तक तो समझ आता है कि नैब या कोई अदर अदारा को चले। सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा एक बड़ा ऑनरेबल अदारा है, उसमें हमारे जो जजेस साहब आए हैं माशाल्लाह उनकी पूरी ज़िंदगी इसी मैटर में गुजरी होती है, उनको बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, और उस लेवल तक जाने के लिए एक अच्छा ज़िंदगी का एक पूरा एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है। तो नैब तो देखे वो खुद इनको जवाबदेह है, अब एक सीनियर और जूनियर सीनियर से किसी किस्म की आस्किंग नहीं कर सकता। तो इरफान कादर साहब ने एक बात मुझे जो अपील की है वो बड़ी अच्छी की है कि जी उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन बनाया था जिसमें उन्होंने जजेस साहिबान की ही दस्ते शफ़क़त एक कमीशन बनाया था कि इनके ही जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी बाबत एक कमीशन बनेगा, वो इस टॉपिक पे, वो इस करप्शन पे, वो इस ऑडियो लीक्स पे, वो इस पे सारी डिस्कस करेंगे, और वो उनके इंटरनल मैटर को वही डील किया जाएगा, नैब नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है कि नैब का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वही इनकी कमीशन बना दी गई है, वही इसके ऊपर वो सारे वर्किंग करेंगे, और जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो फिर उसको देखेंगे सारा। इसके बाद बाकी जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई आई है, कोई अवाम के ख़िलाफ़ आती है, तो वो एक उनका एक अलग से सेटअप है, वो अलग से नैब भी पूछ सकता है उनको दीगर अदारे भी हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 2023 में आया है, इसके मुताबिक भी आप सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन बनता है उसमें हम जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जी भट्ट साहब इसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो बिल्कुल ठीक रज़ा, बिल्कुल हैं। ठीक। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मोहम्मद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप नहीं समझते कि इदारों को अपने अपने दायरे में इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अगरचे एलिगेशन थी किसी ऑनरेबल जज की फैमिली के या फिर उनके मुतल्लिक कोई ऑडियो लीक थी, तो कमीशन की बजाय जो है वो आपके पास जो आइनी रास्ता है आप उसको अडॉप्ट करते। आपने कमीशन के लगा कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि आपने उनके अंदर एक दरार डालने की कोशिश की है, एक रिफ्ट डालने की कोशिश की है कि एक सीनियर ऑनरेबल जज जो है वो या जूनियर जो है वो और सीनियर जज से जो है वो पूछगिछ करेगा। जाहिर है इंक्वायरी कमीशन के अंदर क्वेश्चनिंग तो होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगी। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा है, एक कह लें कि एक बीज बोया गया है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जिसके अंदर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वीक करना चाह रही? जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखें जी हमारा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ना, इसका आर्टिकल जो है ना 109 वो इस चीज़ पे है कि अगर जज साहिबान किसी किस्म के भी मामले में मुलव्विस हैं तो ये आर्टिकल जो है ना उसके तहत उनकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक। ये नहीं हो सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या आपका जो मरकज़ी हुकूमत है वो इस चीज़ को बनाए कि जी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं उनके जो उनसे ये केसेस को चलाना है या उनके मामला को ऐसे हैंडल करना है। तो मेरा ज़ाती नज़रिया यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें सबसे बड़ी बात है जजेस वही हैं जिन्होंने तमाम जितने भी केसेस हैं उनके फ़ैसले करने होते हैं। ये नहीं हो सकता कि नैब या कोई ऐसा बंदा उनके खिलाफ फ़ैसला करना शुरू कर दे, तो कल कोई निज़ाम कहाँ जाएगा?
हमारे मुल्क में जो ये जज साहिबान हैं, इन्होंने तो मामलात को चलाने हैं, इन्होंने तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर इनके खिलाफ ही ऐसा काम शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिलनवाज शीमा साहब, अगला जो पहलू आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कानूनी बातें थी तो मुझे उस पर बात करना पड़ रही है। जो पार्लिमान की तरफ से जो कहा उन्होंने कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं कि कानून अभी एक बना नहीं है, उसको मुतल्लिक आप पहले ही स्टे दे देते हैं, तो ये चीज़ आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्टली ये अटैक था इन अ सेंस कि आप उनके डोमेन के अंदर आके लेजिस्लेशन कर रहे हैं, उनकी मशावरत के बगैर कर रहे हैं, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया उसके अंदर स्टे ग्रांट करके? पहले तो बात यह है कि भट्ट साहब ये है तो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल, मतलब ऐसा कभी मेरी कम अज़ कम नज़र से नहीं ऐसा कोई एग्जांपल गुजरा, ना मैंने किसी और से अभी तक सुना है कि अभी वो बिल स्टेज पे था, कानून तो अभी वो बना भी नहीं था, पार्लियामेंट से पास हो चुका था लेकिन दस्तखत नहीं हुआ था, सो इट वाज नॉट एन एक्ट। अब प्रैक्टिकली शायद लोगों को ज़्यादा फ़र्क ना लगता हो, लेकिन कानूनी तौर पे बहुत बड़ी बात है। अभी जो लॉ अभी पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के सारे मरहले भी क्रॉस नहीं कर सका, अभी मुकम्मल तौर पे कानून बनेगा ही नहीं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। ये एक बहुत अनयूजुअल चीज़ है। लेकिन शीमा साहब, मैं कता कलामी माफ, आप इस तनाजुर में ज़रा जवाब दीजिएगा कि देखिए एक लेजिस्लेशन जो कि पता है हो जानी है और वो बेस्ड ऑन मेलाफाइडी है, एक सुप्रीम कोर्ट की एज ए इंस्टीट्यूशन एक अटैक लग रहा है, तो उसके अंदर अनयूजुअल आगे से डिफेंस आना तो मेरा ख्याल है अनयूजुअल नहीं था। देखिए, आप ये बहस कर सकते हैं कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से करना पड़ गया, अब उसकी दोनों तरफ है डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब ये बहुत अनयूजुअल है, ऐसा कभी हुआ नहीं। कानून, फिर अगली बात, कानून भी स्टे जो है ना जी, हमारी जुरिस्डिक्शन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कानून जो है उसको स्टे किया जा सकता है। कानून के नीचे जो अमल होता है उसको रोका जाता है, उसको स्टे किया जाता है, कि कानून के नीचे कार्रवाई जो है इंतज़ामिया को, एग्जीक्यूटिव को रोका जाता है कि आप इसके नीचे काम ना करें, या कोई एक एक्ट है उसको ना करें, या कोई एक्ट किया हुआ है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये एक और बड़ी अजीब चीज़ है कि कानून को मुकम्मल तौर पे ही स्टे कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारी एक बड़ी मशहूर जजमेंट है हमारे जुरिस्डिक्शन में, पुरानी जजमेंट होगी थोड़ी, उसका नाम भी दिलचस्पी से एतजाज़ अहसन साहब के से नाम से ही है, वो उसमें पटिशनर थे गालबन, बड़ी फेमस जजमेंट है, एतजाज़ अहसन जजमेंट कहलाती है। उसमें ये प्रिंसिपल आया हुआ है और उसके बाद फॉलो हुआ है मुस्तकिल कि कानून को स्टे नहीं किया जाएगा, बहरहाल कानून के नीचे कोई अमल किया जा रहा है तो उसको रोका जा सकता है। तो एक तो ये बात है, ये चलें, इसको अगर आप बिल्कुल ही वो नहीं समझते, पाबंदी नहीं समझते, तो रेयर तो है कानून का अमल रोकना, और उसके बाद फिर वो भी कानून हुआ भी नहीं था, बना भी नहीं था, उस स्टेज पे उसको स्टे करना कहने का मकसद है अनयूजुअल चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन कभी इस तरह इतनी शार्प देखी नहीं पहले, लेकिन उसके ज़ाहिर है हालात हैं, उसकी रीजंस हैं जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखे हुए हैं। साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, देखिए कानून अगर बन जाता और फिर उसको रोका जाता तो उसके अंदर ये कबाहत आनी थी कि जनाब आप तो बेंच ही नहीं बना सकते थे, ये कानून है, तो वो पहले बात आनी थी कि कानून पहले है या स्टे पहले है, तो वो एक बहस आप समझते हैं कि उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेट असाइड किया और सीधा एक जो है वो स्टे ग्रांट किया, तो ये आप समझते हैं कि ठीक इकदाम था, क्योंकि बाद में उनकी पावर ही चैलेंज हो जानी थी टू एजुडिकेट दिस मैटर? देखिए, मैं तो समझता हूँ भट्ट साहब, खैर एक तो नंबर वन, कानून जिस तरह आया और कानून पास होना और कानून की नौयत भी एक गैर मामूली है, लेकिन उसको छोड़ते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर और सारा उसको छोड़ते हुए देखें, कहने वाले तो ये कहेंगे ना, जो बहस करने वाले हैं, कि भाई इतनी अर्जेंसी भी क्या है, मुकदमे अगर चल भी रहे हैं तो आप अभी कानून को आ जाने दें। अगर आप कानून के तहत उन मुकदमात को नहीं सुन सकते तो उन्होंने, पार्लियामेंट ने रोका तो नहीं ना सुप्रीम कोर्ट को उन मुकदमात को सुनने से, एक प्रोसीजरल चीज़ है, उसके कई हल थे, लार्जर बेंचेस बन सकते थे, अगर नई पिटिशन फाइल होनी थी उसके लिए एक नया बेंच तश्कील किया जा सकता था जो इस लॉ से, जिसका कोई वो नहीं था, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, और ये भी किया जा सकता था, जो कि बड़े अरसे से एक आवाज़ रही है,
कि एक फुल बेंच बना दिया जाए। अभी भी मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है कि एक मुकम्मल फुल बेंच बनना चाहिए। जितने ये सारे मामलात है इसको इकट्ठे भी करके किया जा सकता है। मुझे याद है हम तब अटॉर्नी जनरल ऑफिस में थे, 18वीं और 21वीं तरमीम के केसेस क्लब हुए थे, हालांकि उनमें कितना वक्त का फासला है। वो दोनों केसेस, दोनों तरमीमें जो थी उनके दोनों केसेस क्लब किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बनाया था और बड़ा अच्छा डाइवर्स फुल बेंच था और उसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस आए थे और उसके तहत वो दोनों जो अमेंडमेंट्स डिसाइड हुई थी। इसमें कोई ये कौन सी बुरी बात है, बल्कि अच्छी चीज़ है। इसमें आप सॉलिडारिटी शो होती है कोर्ट की और कहने वालों को कुछ कहने को नहीं बचेगा। दैट इज वन सोल्यूशन। वो एक कोर्स ऑफ एक्शन था। बहरहाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वो नहीं ऑप्ट किया, उन्होंने दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो हम तो बस डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दिलनवाज शिमा साहब, आफ्ताब रज़ा क्या देखते हैं आप? देखिए टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट पिटिशन भी की समाअत कर रही है और उसके अंदर वो कह रही है हुकूमत वक्त को बार बार कि आइन के मुताबिक जो है वो आप इलेक्शन 90 दिन में होने थे। उसको लेकर ये लगता है कि ये जो सारी कानून साजी की जा रही है ये सुप्रीम कोर्ट की उन पावर्स को कम करने के लिए की जा रही है। इवन दो कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ठीक भी नज़र आ रही हैं जो कि होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग आप समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन से फरार है ये? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो टाइमिंग वाली बात है ये एक्चुअली बाज़ हो जाता है कि जी वक्त नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें वक्त पे होना शुरू हो जाती हैं। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि कानून साजी को स्टे कर दिया, हालांकि मैं इसको कानून ही नहीं कहता, चूँकि अभी वो ऑर्डिनेंस है और इन प्रोसेस था जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टॉप कर दिया कि अभी शायद उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा और उनको पता भी है कि ये क्या नीचे मामला हो रहे हैं। और वो टाइमिंग वाली बात ही आ गई कि एट दिस स्टेज ये एकदम से कानून साजी होना शुरू हो गई है। एक ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट वाला 2023 का एक्ट भी आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 का एक्ट भी आ गया। ये जो एकदम से इलेक्शंस के नियर अबाउट होने की वजह से ये कानून आने नए उसके पीछे बेनिफिट्स लेने वाली चीज़ें थी। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हालांकि हमने पार्लियामेंट में देखें कि कितने बिल्स आते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्स आते हैं, कई टर्न डाउन हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं, पास होने के बाद उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। जी वो समझ आता है। अगर ये ऑर्डिनेंस इन केस बना नहीं है, इन प्रोसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट इज्तिमाब ने अगर इसको स्टे कर दिया है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इसमें ठीक है, आप दोबारा आप उसके चले जाएं, इसको कॉन्टेस्ट करें, इसके ऊपर अगर कोई कंटेम्प्ट लगी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। चूँकि एक ऑनरेबल कोर्ट है, हमारा बड़ा बाइज़्ज़त अदारा है, उन्होंने कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब वो 90 दिन पता नहीं किधर रह गए हैं, इलेक्शन का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। बीच में ये नई पार्टीज़ आ गई हैं और ऊपर से ये इनके ऑर्डिनेंस आना शुरू हो गए हैं, नए इनेक्टमेंट स्टार्ट हो गए। तो आप समझते हैं कि ये बेस्ड ऑन मेलाफाइडी है, जो टाइमिंग है उसकी वजह से भी ये होगा? बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ। मसला ये है कि एक आम शहरी ये समझता है, या एक जो कानून का थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है, वो कहते हैं जी ओपोजिशन है कोई नहीं, आपने कानून साजी इतनी बड़े मामले में करनी है। एक सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट इदारा है जिसके अंदर लोगों की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं, किसी की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले होते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रोसीजरल चीज़ें मैटर करती हैं। बेंच कब बनना है, सो मोटो के अंदर अपील होनी चाहिए, कब होना चाहिए, किसको। तो आप इधर ओपोजिशन तो होती, कोई पार्लियामान जिसकी कोई शक्ल तो होती कि लोग इतराज़ करते किसी भी बिल के ऊपर। आपको पता है जब कानून साजी होती है उसके ऊपर एक बाकायदा बहस मुबाहिसा होता है, कोई ओपोजिशन नहीं है। आप एक बिल लाते हैं, उसको पास कराते हैं, दूसरे से पास कराते हैं, तो सदर के पास तो ऑप्शन नहीं होती। आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद दोबारा भेजा है तो वो कानून बन जाता है। तो आप समझते हैं कानून पूरा तड़का लग के बना है जिसे वाकई एक कानून गर्दाना जा सकता है, ये कानून है। जी देखिए जी, ये जो कानून बन रहा है ये सिर्फ अपने ज़ातियात के लिए बन रहा है, अवाम की फलाह के लिए कानून नहीं बन रहा। मसला ये है कि अगर पार्लियामान में एक मरकज़ी हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन है, ये मिल बैठ के या एक दूसरे से बहस व मुबासा करके जो कानून बनाती है उसको अवाम में भी पजीराई मिलती है और आवाम के लिए ही फ़ायदा मंद होती है। यहाँ पे तो अपोजिशन है ही कोई नहीं, जो कानून बन रहा है अपने मुफाद के लिए बन रहा है।
कि इलेक्शन को आगे करना है या इलेक्शन को पीछे करना है। तो मसला ये है कि कानून साजी वो करें जिसमें आवाम का भला हो, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी का, ना कि ऑल ओवर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब, तीसरे मौजू की तरफ आऊँगा। आज जो है खदीजा शाह और कुछ दूसरी खवातीन जो PTI की हैं, उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। तो ये थोड़ा बताइएगा कि अब क्या ट्रायल किस तरह से चलेगा? इसमें सॉरी जाने से पहले आपके आखिरी वाले को, क्योंकि मैं एक बात करना चाह रहा था। जी जी जी, प्लीज आप उस पर कमेंट करके देखिए, बड़ी अहम यहाँ पे हमारे आज बहसियत कौम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने की अब ज़रूरत है। आपको लगता है हमारे मुल्क में किसी को पार्लियामेंट की ज़रूरत है, या हमारे आइनी जो निज़ाम है इसको पार्लियामेंट की ज़रूरत है? हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है, कानून साजी। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि बड़ा हमें सोचने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, 3 अहम चीज़ों पे तो आप पार्टी हेड के खिलाफ वोट भी नहीं कर सकते, फाइनेंस बिल, अमेंडमेंट और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये अहम जो हैं वो फंक्शंस हैं एक किसी भी मेंबर के। इसमें तो वैसे ही पाबंद हैं, पार्टी हेड के आपने डायरेक्शन पे वोट करना है, और इनको छोड़ भी दिया जाए। जो आम लॉज आते हैं, कोई अपनी पार्टी हेड के खिलाफ कभी वोट करता है तो वो जो लोग बैठे हैं वो तो सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए बैठे होते हैं। कानून साजी हमने अज़ल से देखा है इस मुल्क में, चंद लोग करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, जो मुतलका टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते हैं, लीगल होंगे या लॉ मिनिस्टर साहब होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब होंगे, चंद और लोग होंगे। पार्लियामेंट में आ जाता है, मेजोरिटी होगी तो पास हो जाता है, नहीं होती तो पोज हो जाता है, ऑपोजिशन हमेशा उसके ऊपर डेस्क में जाते हैं वगैरह वगैरह। बात मैं ये कर रहा हूँ भट्ट साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये सोचने की बात है जो हम बात कर रहे हैं। सिंपल इलेक्शन करा के मेजोरिटी के पास जो है वो पावर हो जानी चाहिए टू पास लॉ, क्योंकि रोक तो हो सकता नहीं है। और जितना मैं ये बात इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जितना अखराजात और जितनी इसमें टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, पार्लियामेंटेरियंस का भी और इन सेशंस का भी, और इन सेशंस के आगे रिजल्ट क्या है वो आप सबके सामने है, और इनके मुतालिक अवाम में क्या राय है वो भी सबके सामने है। तो मैं सीरियसली समझता हूँ कि एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए कि ये जो अपना पार्लियामेंट है, क्या इसकी ज़रूरत भी है, और इसके जो सारे अखराजात हैं उसको उठाने की ज़रूरत है? इतने गरीब मुल्क को सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब, दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना है। आफ्ताब, आपसे मुखातब होना चाहूँगा। जुडिशल रिमांड जो है वो दे दिया गया है, PTI के वर्कर्स थे खवातीन। आप ये पहले बताइएगा कि जुडिशल रिमांड मुख्तसरन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कि ये अब जुडिशल रिमांड क्या होता है, फिज़िकल रिमांड से किस तरह से मुख्तलिफ है? बट साहब, इसमें जो जुडिशल रिमांड होता है अंदर सेक्शन 167 CRPC के तहत जी, इसमें 2 तरह के रिमांड होते हैं। एक जुडिशल रिमांड होता है, एक फ़िज़िकल रिमांड होता है। फ़िज़िकल रिमांड में मुतलका थाने को बंदे का या बंदी का जिस्म ज़रूरत होता है साथ लेकर जाने का, जिसको कोर्ट आर्डर करती है जी ये बंदा नीडफुल है 14 डेज़ के लिए, इसको फ़िज़िकली रिमांड में भेजा जाता है, जो कि जिस्मानी रिमांड अक्सर लोग कहते हैं इसको। वो उसका जिस्म, जो उसका पूरा बंदा शख्स होता है, उसको लेके वो थाने जितनी देर तक कोर्ट आर्डर करती है वो वहाँ पे रखती है। इसको जुडिशल फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं। जुडिशल रिमांड ये दूसरा वो उसकी किस्म है, वो ये होती है कि जब कोर्ट देखती है कि जी जिस्मानी रिमांड 14 दिन का इसका पूरा हो गया या इससे कम बेस पे वो ज़रूरत नहीं है उसको उसका जिस्म देने की थाने को, ताकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन को उसमें IO साहब कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके, फिर वो इसको जुडिशल रिमांड पे ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जेल भेज दिया। वो उनको जुडिशल कर देते हैं कि वो उसके पूरे जिस्म को उसके आर्डर कर देते हैं कि ये बंदा अब थाने नहीं जाएगा, रिमांड पे नहीं जाएगा, IO इसकी तफ्तीश अब नहीं करेगा, अब ये बिहाइंड द बार जाएगा, जुडिशल होगा, जिसको हम जुडिशल रिमांड कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आफ्ताब बता रहे थे कि जुडिशल रिमांड और फिज़िकल रिमांड के अंदर फ़र्क क्या होता है। नाज़रीन, हमारा वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब रज़ा, मोहम्मद अली भट्ट साहब और दिलनवाज चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मानकर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। अगले एपिसोड में किसी नए कानूनी, आइनी या सियासी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।